हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज के सेशन में हम सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग जो फंडामेंटल राइट्स के एज अ प्रोटेक्टर डिक्लेयर किए गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एज अ प्रोटेक्टर ऑफ सिविल लिबर्टीज़ डिक्लेयर किया गया है। सिविल लिबर्टीज़ का मतलब है जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किए गए हैं सिटीजन्स को, ये उनके बारे में बात करता है कि उनका जो प्रोटेक्टर है वो सुप्रीम कोर्ट है। सो देयर कैन बी नो राइट विदाउट एफिकेशियस रेमेडी, मतलब कि किसी भी अधिकार का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपके पास उसको इन्फोर्स कराने के लिए या उसको पाने के लिए अगर उसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है उसके लिए रेमेडीज़ नहीं प्रोवाइड की गई हैं तो उस राइट का कोई मतलब नहीं होता है। जिसका मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं गारंटी किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तब तक मीनिंगलेस हैं जब तक कि उसका प्रॉपर और इफ़ेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है उसको इन्फोर्स कराने का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्सिएबल बनाता है। ये प्रोवाइड करता है दैट एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स इज टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड। तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा वो वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और आर्टिकल 13 ही ये पावर और कन्फर करता है और ड्यूटी इम्पोज करता है कोर्ट्स के ऊपर कि वो स्ट्राइक डाउन कर दें ऐसे लॉज को जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बिकम द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक एडिफाइस। अब आर्टिकल 13 ने ये डिक्लेयर तो कर दिया कि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिएबल हैं, पर उनका इन्फोर्समेंट करवाएगा कौन, किसके पास अथॉरिटी है कि वो उनका फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट करा सकें। तो आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो खुद भी एक फंडामेंटल राइट्स है और वो सुप्रीम कोर्ट को पावर कन्फर करता है टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स। और इसी के साथ साथ पैरेलल में हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग सेम पावर कन्फर किया गया है। आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने डिस्क्राइब किया था कि आर्टिकल 32 जो है उसको हम एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर करेंगे। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि आर्टिकल 32 जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक केस है जो कि रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये 1950 का केस है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है और राइट टू एक्सेस सुप्रीम कोर्ट इज फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ, मतलब कि फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट में उस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराना ही खुद में फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 32 जो है वो प्रोवाइड करता है दैट अ गारंटीड क्विक समरी रेमेडी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और कोई भी पर्सन वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है विदाउट हैविंग टू अंडरगो द प्रोसीडिंग इन कोर्ट बिलो, मतलब कि नीचे की कोर्ट्स को छोड़ के वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 32 में बेयर एक्ट में क्या वर्ड्स स्पेसिफाई किए गए हैं। तो आर्टिकल 32 का क्लॉज 1 जो है वो प्रोवाइड करता है दैट द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट है, राइट टू मूव है, वो हमारा कन्फर है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर है आर्टिकल 32 का क्लॉज 2 जो है वो इम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स, इंक्लूडिंग कौन कौन सी रिट इशू की जा सकती हैं। एक है हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्शोररी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है आर्टिकल 32 का क्लॉज 3 जो प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट का डिस्क्रिशन है कि वो बाय लॉ इम्पावर कर सकती है किसी अन्य कोर्ट को भी टू एक्सरसाइज द राइट एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 2। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो
कोई लॉ बना के किसी अदर कोर्ट को भी एम्पावर कर सकती है कि वो फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के रिगार्डिंग में प्रोसीजर कर सकते हैं। अब आता है आर्टिकल 32 का क्लॉज 4, जो प्रोवाइड करता है कि जो भी राइट्स गारंटीड किए गए हैं पार्ट 3 में और इन आर्टिकल्स में, जो कि 12 से लेके 35 तक दिए हुए हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ प्रोविज़न दिया है कि हाँ ये इतने टाइम के लिए सस्पेंडेड रहेंगे, सिर्फ वहीं वो सस्पेंशन किया जा सकता है, अदरवाइज उसका सस्पेंशन नहीं होगा। अब हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स देखते हैं इसमें, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जब फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट कराती है तो वो कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो द ऑर्डिनरी एडवर्सरी प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 32। तो ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डिनरी प्रोसीजर है वही फॉलो करेगी। यहाँ पे उसकी पोजीशन को क्लैरिफाई किया गया था बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 के केस में, जहाँ कहा गया कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के मामले में फ्री है टू अडॉप्ट सच प्रोसीजर विच मे बी इफेक्टिव फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ यूज्ड द टर्म एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। मतलब कि जो भी सुप्रीम कोर्ट को सही लगता है वो उस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकती है। कहीं भी ये लेट डाउन नहीं किया गया है कि पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्रोसीडिंग्स ही फॉलो की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एडिशनली है कि आर्टिकल 32 कन्फर करता है वाइड पावर ऑन कोर्ट। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इशूइंग ऑफ प्रेरोगेटिव रिट्स। मतलब सिर्फ यहाँ पे रिट्स ही नहीं है, अदर इश्यूज को भी, अदर डायरेक्शन ऑर्डर्स रिट इशू करके भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करा सकती है। जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, रिट्स के अलावा कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकती है, ऑर्डर्स इशू कर सकती है या रिट्स इशू कर सकती है विच मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन क्वेश्चन। ठीक है, फिर यहाँ पे है, वैसे तो जब आपको फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट कराना है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, बट जनरल टर्म्स में ऐसा होता है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पहले आपको कहेगी कि आप हाई कोर्ट में जाके अपने राइट को इन्फोर्स कराने का करिए। तो और अगर वहाँ पे इन्फोर्समेंट नहीं हो पाता है तो जो हाई कोर्ट है वो एक लेटर इशू करती है, ठीक है, कि वो मैटर जो है, जो भी फंडामेंटल राइट है उसका इन्फोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होना चाहिए। तो फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर आपके मैटर को देखती है, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराती है। जनरली ऐसा ही होता है कि पहले आपको हाई कोर्ट जाना होता है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, पर जो प्रोविज़न है वहाँ से आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 32 इसी के साथ कहता है कि जो लेजिस्लेशन है वो आर्टिकल 32 में जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड फंडामेंटल राइट ही है, उसको टेक अवे भी नहीं कर सकता है लेजिस्लेचर और उसको डाइल्यूट भी नहीं कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस में इस पावर को मतलब लेजिस्लेशन का ये जो है उसको कर्टेल किया है कि वो आर्टिकल 32 को टेक अवे और डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। वो केसेस हैं, एक तो है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अलशिया पारदी वर्सेस स्टेट ऑफ MP और ब्रजेंद्र सिंह याम्बेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि जो रिट इश्यूज होती हैं वो किन के अगेंस्ट में होती हैं या फंडामेंटल राइट्स को किन के अगेंस्ट में इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो जनरली अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन्फोर्सिएबल होते हैं अगेंस्ट दी स्टेट, ठीक है, और ये जो स्टेट टर्म है इसको डिफाइन आर्टिकल 12 में। स्टेट के साथ साथ ही कुछ और भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में भी इन्फोर्स कराए जा सकते हैं, जो हैं जैसे कि आर्टिकल 17 है जो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, आर्टिकल 23 बेगार एट्सेट्रा नहीं कराया जाएगा उससे रिलेटेड है, और ये किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में 14 ईयर से कम बच्चे को नहीं लगाया जाएगा। ये सब जो राइट हैं ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी इन्फोर्स कराए जा सकते हैं, और इन केसेस में प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी रिट इश्यूज कराई जा सकती हैं। ये हेल्ड किया गया था
पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के केस में। अब हम बात करते हैं पावर टू अवॉर्ड डैमेजेस कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास क्या पावर हैं कि वो इन केसेस में इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में क्या वो डैमेजेस और कॉम्पनसेशन भी दे सकते हैं या नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ग्रांट कर सकती है डैमेजेस इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है वो सिर्फ इंजंक्टिव इन नेचर नहीं है, वो रेमीडियल भी है, उसका स्कोप जो है वो रेमीडियल भी है। जहाँ किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वहाँ पे कोर्ट के पास पावर है कि वो अवॉर्ड कर सकती है डैमेजेस टू कॉम्पनसेट द लॉस कॉज टू द पर्सन। इसी के रिगार्डिंग में एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क केस है जिसका नाम है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया था पेटिशनर को फॉर डैमेज एज अ कॉम्पनसेशन फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 बाय द स्टेट। और इस केस में स्टेट को पेटिशनर को कॉम्पनसेट करना पड़ा था। So this is all regarding the Supreme Court as a protector of civil liberties. I just hope you will like the session. If you have any suggestion, let me know in the comment section. I will definitely work upon that. तब तक के लिए keep preparing, keep shining, keep learning. All the best. Thank you.